हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, नेशनल पार्क और जो सेंचुरी, उनमें यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर लेता है तो उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कैसे किया जा सकता है और उसने अतिक्रमण के दौरान वहाँ कोई मकान निर्माण आदि कुछ कर रखा हो तो वो उसको रिमूव कैसे किया जाए, इसके ऊपर जो कानूनी पहलू है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधान लागू होते हैं। हालांकि मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के संबंध में एक अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी अतिक्रमण के मामलों के मैंने पिछले एक दो वीडियो बनाए जिसमें फॉरेस्ट लैंड के ऊपर यदि कोई एनक्रोचमेंट कर लेता है तो उसको कैसे हटाए, तो उसके क्रम में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया जो है, सेंचुरी और नेशनल पार्क, वो उन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के बारे में एक आज बात करते हैं। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क में यदि किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है तो उसके हटाने का प्रावधान इस एक्ट की धारा 34A के तहत दिए गए हैं। 34A में क्या प्रावधान है इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। सेक्शन 34A इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सबसेक्शन 1, पावर टू रिमूव एनक्रोचमेंट, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any officer not below the rank of an assistant conservator of forest may evict any person from a sanctuary or national park who unauthorizedly occupied government land in contravention of provision of this act. B. Remove any unauthorized structures, buildings, or constructions erected on government land within any sanctuary or national park, and all the things, tools, and effects belonging to such person shall be confiscated by an order of an officer not below the rank of deputy conservator of forest, provided that no such order shall be passed unless the affected person is given to an opportunity of being heard. The provision of this section shall apply notwithstanding any other penalty which may be inflicted for violation of any other provision of this act. तो इस 34A के अनुसार सेंचुरी या नेशनल पार्क से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए सहायक वन संरक्षक के नीचे की पंक्ति के अधिकारी सक्षम नहीं है, यानी कि सहायक वन संरक्षक और उसके ऊपर के अधिकारी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए सक्षम है। तो इसके अंदर सेंचुरी और नेशनल पार्क से किसी अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए सहायक वन संरक्षक सक्षम अधिकारी है, और यदि उस अतिक्रमित जगह पर कोई भवन निर्माण या स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ हो तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए और उस जगह पर अतिक्रमणकारी की वस्तुएं, सामग्री, औजार को कॉन्फिस्केट करने के लिए उपवन संरक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी सक्षम है। तो ऐसे मामलों में यदि किसी अतिक्रमण को हटाया जाना है तो वो उसके लिए उपवन संरक्षक स्तर के वन अधिकारी को सुनवाई की कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, यानी कि अतिक्रमणकारी को बेदखल करने, निष्कासित करने और उसके द्वारा किए गए निर्माण और भवन आदि को कॉन्फिस्केट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो इसके संबंध में एक ये है कि जब भी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान दिया होता है तो उस प्रावधान को लागू करने के लिए
राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उसके संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए और उन नियमों में पूरे प्रावधान और जो प्रपत्र कौन से काम में लिए जाते हैं वो उन सब का हवाला उसके अंदर नियमों में होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि धारा 34A के प्रावधान वर्षों पहले अधिनियम में जोड़ दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी प्रकार के नियम नहीं बनाए। इवन राजस्थान सरकार ने तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर 1977 में जो नियम बनाए थे वो उसके बाद में इन नियमों को अपडेट ही नहीं किया, जबकि 1977 के बाद में अधिनियम में कितने ही प्रावधान बदल चुके हैं और 77 के नियम अभी इस समय कोई प्रभावी भी नहीं रहे। तो यह सरकार द्वारा एक ढिलाई बरती जा रही है, इस कारण से अतिक्रमण जैसे अपराध बढ़ जाते हैं। तो जब तक सेक्शन 34A के तहत कोई नियम नहीं बन जाते तो तब तक ऐसा तो नहीं है कि भाई अतिक्रमण होते रहेंगे और उनको हटा नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में उन अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने और मौके पे खड़े किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि जिस अतिक्रमणकारी को बेदखल किया जाता है या जिसका अतिक्रमण हटाया जाता है या जिसकी सामग्री को कॉन्फिस्केट की जाती है, तो इस प्रकार की आज्ञा देने से पहले जो प्रभावित व्यक्ति है यानी एक अतिक्रमणकारी है वो उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर जरूर देना चाहिए। बिना अवसर दिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो जाता है और वह अधिकारी इस प्रकार की आज्ञा दे नहीं सकता है। इसलिए जब सहायक वन रक्षक के नीचे के वन अधिकारी यानी कि वन रक्षक से लेकर के और रेंज अफसर तक के अधिकारी को यदि कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी में किसी अतिक्रमण की जानकारी होती है और वो जानकारी कब होती है कि जब किसी व्यक्ति ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके अतिक्रमण किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उसका क्रिमिनल केस तो बनता ही है, जिसके अंदर POR जारी की जाती है और प्रकरण बनाने की समस्त प्रक्रिया पूरी की जाती है और क्रिमिनल केस के कंपाउंड करने के भी प्रावधान है और उनका परिवार न्यायालय में पेश करने के भी प्रावधान है। लेकिन इन क्रिमिनल केसेस में किए गए अतिक्रमण को हटाने के प्रावधान नहीं है। इस कारण से इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 34A को ऐड किया गया है। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में जब अतिक्रमण की जानकारी वन रक्षक से लेकर के रेंज अफसर तक को मालूम होता है तो वो इसको हटाने के लिए एक प्रार्थना पत्र सहायक वन संरक्षक या उप वन संरक्षक को पेश करना चाहिए। सहायक वन संरक्षक को उस कंडीशन में पेश करना चाहिए जब केवल अतिक्रमण को बेदखल करना हो या सेंचुरी नेशनल पार्क से निष्कासित करना हो, और उप वन संरक्षक को प्रार्थना पत्र जब पेश करना चाहिए कि जब अतिक्रमित जगह पर कोई भवन या निर्माण या कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है उस स्ट्रक्चर को वहां से हटाना है। तो इसके लिए केवल उप वन संरक्षक स्तर का या वो उससे ऊपर के अधिकारी के स्तर के सक्षम होते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र उप वन संरक्षक या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी को पेश करना चाहिए। और इस प्रार्थना पत्र के संलग्न वाइल्ड लाइफ एक्ट के जिन प्रावधानों का उल्लंघन करके अतिक्रमण किया गया वो उसका क्रिमिनल प्रकरण की एक प्रतिलिपि लगानी चाहिए। और इसके अलावा अतिक्रमित भूमि का खसरा नक्शा और उसकी जमाबंदी की नकल और सेंचुरी या नेशनल पार्क की अधिसूचना की प्रति और GT शीट की प्रति और वहाँ का मौका पंचनामा जरूर बनाना चाहिए कि भाई जहाँ अतिक्रमण हुआ है वहाँ मौके पर जाकर के उसकी मौके की वस्तु स्थिति बना का अवलोकन करके और एक मौका पंचनामा और नजरी नक्शा बनाना चाहिए। उस मौका पंचनामा और नजरी नक्शा को भी उस प्रार्थना पत्र के संलग्न करना चाहिए।
इस प्रकार का प्रार्थना पत्र सहायक वन संरक्षक या उप वन संरक्षक के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। सहायक वन संरक्षक या उप वन संरक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद में, या यदि ACF या DCF के स्वयं के संज्ञान में ऐसी कोई अतिक्रमण की घटना आई हो और उन्होंने सुओ मोटो कार्रवाई करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट बनाई हो, तो उस रिपोर्ट को अपने प्रकरण पंजिका में दर्ज कर लेना चाहिए। और उस प्रकरण पंजिका की जो सीरियल नंबर होते हैं वो उस प्रकरण के केस नंबर बन जाते हैं। प्रकरण पंजिका में दर्ज करने के बाद में एक पत्रावली संधारित की जाती है अलग से। उस पत्रावली में सबसे पहले ऑर्डर शीट के कुछ पन्ने लगाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रकरण की सुनवाई के संबंध में जो भी कार्रवाई होती है, डे टू डे कार्रवाई उसके अंदर इंदराज की जाती है। इसके बाद जो प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अवसर देने के लिए सुनवाई करने वाले अधिकारी को एक प्रभावित व्यक्ति के नाम एक नोटिस जारी करना चाहिए। उस नोटिस में पूरा हवाला देकर के अंकित करना चाहिए कि भाई आपने इस अभयारण्य या नेशनल पार्क में इस जगह पर अतिक्रमण करके ये स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, आप इन स्ट्रक्चरों को तुरंत हटा लें। यदि आप कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक इतने इतने को इस जगह पर आकर के और अपना पक्ष प्रस्तुत करें। और उस नोटिस की तामील जरूर होनी चाहिए। जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि नोटिस की तामील करने के लिए किसी व्यक्ति या वनाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को व्यक्ति से जाकर के तामील करना चाहिए। और यदि वो अतिक्रमी वो अपने घर पे नहीं हो तो उसके घर में कोई भी व्यस्त सदस्य हो उसको तामील कर देना चाहिए। यदि ये दोनों ही नहीं हो और घर बंद हो तो ऐसी स्थिति में उसके घर के दरवाजे पे या घर की दीवार पे जहाँ से वो आसानी से सबको दिखाई देता है उस स्थान पर उनको जाकर के और वो नोटिस चस्पा कर देना चाहिए। और आस पड़ोस के एक दो गवाहों को की हस्ताक्षर करवा देना चाहिए ताकि ये हो कि भाई ये नोटिस तामील हो गया है। और इस स्थिति में भी यदि कोई तामील नहीं हो सके तो स्थानीय अखबार में उस नोटिस को प्रकाशित कर देना चाहिए। इसके बाद में ये नोटिस तामील हुआ माना जाएगा। नोटिस तामील होने के बाद में यदि निर्धारित तिथि को वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो ऑर्डर शीट में इसका इंदराज करके कि भाई 3 आवाज लगाने के बाद में भी वो अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुआ, इससे ये प्रतीत होता है कि वह अपना जवाब पेश करना नहीं चाहता है। तो ऐसी सूरत में उस प्रकरण का निर्णय करके उसको बेदखल करने और वहाँ से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर देना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति उपस्थित होता है लेकिन कोई जवाब पेश नहीं करता है तो इसका भी ऑर्डर शीट में इंदराज कर देना चाहिए। और इसके बाद में उस अतिक्रमी को बेदखल करने और मौके से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर देना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति उपस्थित होता है और अपने पक्ष में जवाब देता है तो उसके जवाब का अवलोकन करना चाहिए और जो प्रार्थना पत्र पेश किया वो उसमें अंकित तथ्य और उसके जवाब में अंकित तथ्य का एग्जामिन करना चाहिए। और उसके एग्जामिन करने के बाद में उसके ऊपर अपना आदेश जारी करना चाहिए। क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए इसकी सुनवाई की प्रक्रिया भी CRPC के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। और अतिक्रमण हटाने और व्यक्ति को बेदखल करने के आदेश जारी करने के बाद में अब स्टेज आती है उसको मौके से अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रावधान है वो उस प्रावधान के अनुसार तो ACF से नीचे के अधिकारी अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो भी अधिकारी अतिक्रमण को बेदखल करने या अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करता है तो वो उसको मौके पर जाकर के और बेदखली की कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि इस संबंध में कोई नियम बन गए होते तो उसके नियमों में यदि कोई प्रावधान होता कि भाई आदेश जारी करने वाला अपने अधीनस्थ अधिकारी को अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दे सकता है तो एक दूसरी बात होती है। लेकिन अभी तक नियम बने हुए नहीं है
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 34A में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ACF या DCF अपने अधीनस्थ किसी वन अधिकारी को मौके से अतिक्रमण हटाने के आदेश दे सकता है। ऐसी सूरत में आदेश जारी करने वाले को ही मौके पर जाकर के अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटाने में यदि कोई शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है या अतिक्रमणकारी उसमें बाधा पहुंचाता है या वो अतिक्रमण हटाने का विरोध करता है, तो ऐसी सूरत में स्थानीय पुलिस की मदद लेनी चाहिए और अतिक्रमण हटा करके वहां से जो सामग्री, औजार, वस्तुएं इत्यादि जो कॉन्फिस्केट की हुई होती है वो उनका रास्ता साफ करके अपने उनका जो है डिस्पोजल करना चाहिए। वो इस डिस्पोजल के लिए भी नियम बनाना चाहिए, लेकिन यदि नियम नहीं बने हैं तो वो उसका डिस्पोजल स्वविवेक से GFNR के अंदर जो भी प्रावधान है उसके अनुसार कर देना चाहिए। अब बात है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किन प्रावधानों के उल्लंघन में ये अतिक्रमण होता है। तो सबसे पहले तो यही है कि सेंचुरी और नेशनल पार्क में जो बिना परमिशन के जो प्रवेश किया जाता है, यदि वो बिना अनुमति प्रवेश किया है उसने, तो अभयारण्य के मामले में सेक्शन 27 और नेशनल पार्क के संबंध में सेक्शन 36 का उल्लंघन हुआ है। तो ये इस उल्लंघन के संबंध में प्रकरण बनना चाहिए। दूसरा कि अतिक्रमणकारी ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके सेंचुरी या नेशनल पार्क में अतिक्रमण करने के लिए वहाँ के पेड़ काटे हैं, वहाँ की जमीन साफ की है, वहाँ की जमीन तोड़ी है, नींव खोदी है, खड्डे खोदे हैं या जो ब्लॉगिंग की है, तो वो उसमें वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को नष्ट करने के प्रावधान लागू होते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की डेफिनेशन है वो ये इस अधिनियम की धारा 2 की धारा 15 में दी हुई है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जिसमें भूमि, जल, वनस्पति होती है, ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहलाती है। और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को नष्ट करने में जो अपराध है वो धारा 29 का उल्लंघन में बनता है। तो धारा 29 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वहाँ वो अतिक्रमण करके वो वहाँ कोई गंदगी फैलाता है, डेब्रिस डालता है, तो इस प्रकार की कार्रवाई भी धारा 27 और धारा 36 में की जा सकती है। कुल मिलाकर के मौके की स्थिति के अनुसार जो भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धाराओं का उल्लंघन करके उसने अतिक्रमण किया है, उन समस्त धाराओं के आधार पर एक जो प्रकरण तैयार कर लेना चाहिए। वो प्रकरण जो कंपाउंडेबल होता है तो कंपाउंड कर देना चाहिए, यदि कंपाउंडेबल नहीं है तो उसका न्यायालय में परिवार पेश कर देना चाहिए। तो ये अतिक्रमण हटाने की और कॉन्फिस्केट करने की जो कार्रवाई है, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने का जो क्रिमिनल मामला बना हुआ है और उसमें सजा है वो उसके अलावा है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इस धारा 34A में अतिक्रमण को बेदखल करने या मौके से अतिक्रमण हटाने की आदेश जारी करने के विरुद्ध कहीं कोई अपील के प्रावधान है क्या? तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में इस प्रकार की अपील के कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, हाईकोर्ट को CRPC की धारा 482 के तहत इनहेरेंट पावर जरूर है। तो कोई भी व्यक्ति 482 के तहत हाईकोर्ट में रिट जरूर पेश कर सकता है। इस प्रकार से आशा है कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी वो वन अधिकारी के लिए उपयोगी होगी और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में जो अतिक्रमण है वो उनको हटाने में मदद मिलेगी। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी धारा 34A के प्रावधानों को लागू करने के लिए कौन सी प्रक्रिया और कौन से प्रपत्र काम में लिए जाएंगे, इसके लिए नियम जरूर बनाएं ताकि
वनाधिकारियों के लिए कार्रवाई करना आसान हो जाए। अब एक अपील मेरे दर्शकों से कि जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस YouTube के लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में भी यह संदेश फैलाएं और उनको प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और मेरे आने वाले वीडियो उनको मिल सके। धन्यवाद।